आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती की एक क्रूर कहानी को दिखाया गया है। असली दोस्ती असल में कैसी हो सकती है और एक दोस्त अपने दूसरे प्यारे दोस्त के लिए कितनी दूर जा सकता है, ये हम आज की पूरी कहानी में देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक हाई स्कूल में, जो कि कोरिया का एक बहुत ही पॉपुलर हाई स्कूल था। और इस स्कूल की एक क्लास में हम सियून नाम के एक लड़के को देखते हैं। सियून बहुत होशियार स्टूडेंट था, वह क्लास टॉपर भी था और वह हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करता था। लेकिन बचपन से ही सियून बहुत शांत स्वभाव का था। वह ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, हमेशा अपने आप में चुप रहता और हमेशा अपने कानों में हेडफोन लगाकर रखता ताकि कोई उसके साथ बात न कर सके। इसी वजह से सियून का कोई दोस्त नहीं था। दूसरी तरफ हम यूनबिन नाम के एक लड़के को देखते हैं। यूनबिन भी सियून की तरह होशियार था, लेकिन वह हमेशा सियून के बाद की पोजीशन में रहता था, यानी अगर सियून फर्स्ट होता तो यूनबिन सेकंड। यूनबिन आज तक कभी सियून को पीछे नहीं छोड़ पाया, इसलिए वह सियून को देखकर हमेशा जलन महसूस करता। लेकिन यूनबिन कोई अच्छा लड़का नहीं था। उसके अंदर एक अच्छे स्टूडेंट की कोई खासियत नहीं थी, बल्कि उसका स्वभाव, चरित्र और व्यवहार सब कुछ पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक गैंग भी चलाता था। क्लास में कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करना उसका और उसकी गैंग का काम था। चूंकि सियून हमेशा शांत रहता था, इसलिए यूनबिन और उसके साथी हमेशा उसे तंग करने की कोशिश करते, लेकिन सियून बस उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखता। और यूनबिन और उसके दोस्तों को डर तो लगता था, लेकिन फिर भी वे वहां अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करते। इसी तरह एक दिन यूनबिन जानबूझकर पीछे से सियून पर एक जूता फेंक देता है। सियून इस बार बहुत गुस्से में उनका सामना करता है, तो यूनबिन कहता है, जूता हम जानबूझकर नहीं फेंके, अगर तू मुझे ऐसे घूरेगा तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। इसके बाद सियून उससे कहता है, आज जो तुमने किया वो दोबारा मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वार्निंग है। ये सुनकर यूनबिन बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वह सियून के सामने आकर कहता है, क्या कहा तूने? अगर मैं तुझे दोबारा मारूंगा तो तू मेरे खिलाफ क्या कर पाएगा? अगर तुझे हिम्मत है तो मुझे थोड़ा छू के दिखा, वरना मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। सियून बहुत गुस्से में आकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां एक बेसबॉल टीम आ जाती है और वे यहाँ सोहू नाम के लड़के को मारने के लिए खोज रहे थे। काफी देर तक सोहू को ढूंढने के बाद पता चलता है कि वह क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर सो रहा था, लेकिन उनकी चिल्लाने चिकचिक में उसकी नींद खुल जाती है। सब जानना चाहते थे कि सोहू ने क्या किया। तभी उस बेसबॉल टीम के कैप्टन उन्हें बताता है कि सोहू ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट किया है। लेकिन सोहू तब उस कैप्टन को बताता है कि वह अपनी खुद की जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने का समय भी नहीं है। वह तो क्लासरूम में सोते सोते भी आराम नहीं कर पाता, तो वह कब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करेगा? बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसकी तरफ देखती रहती है। लेकिन ये सुनकर कैप्टन बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वह और उसकी पूरी टीम सोहू को मारने आती है। लेकिन सोहू वास्तव में बहुत अच्छा फाइट करना जानता था। वह कभी मार्शल आर्ट प्लेयर रहा था और एक बार मार्शल आर्ट के मैच में जीतकर उसे मेडल भी मिला था, लेकिन यहाँ का कोई भी इसे नहीं जानता था। तो सोहू तब उन्हें अकेले ही मारकर हरा देता है। इससे क्लास का हर कोई बिल्कुल हैरान रह जाता है कि सोहू इतनी अच्छी फाइटिंग जानता है। लेकिन फाइटिंग के दौरान देखा जाता है कि सोहू गलती से सियून का पेंसिल बॉक्स जमीन पर गिरा देता है और सोहू यह अच्छे से जानता था कि सियून बहुत गुस्सैल लड़का है, इसलिए वह तुरंत उससे माफी मांग लेता है। इसके बाद जब सियून अपने घर आता है तो वहाँ हम सियून के पिता को देखते हैं। सियून के पिता कभी बहुत अच्छे एथलीट थे और सियून की माँ बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसने अपने करियर में बहुत आगे बढ़ाई की थी, लेकिन बहुत साल पहले सियून के माँ बाप अलग हो गए थे और इस बात का असर बचपन में सियून पर बहुत गहरा पड़ा था। तभी से सियून पूरी तरह चुपचाप हो गया। वह अपनी माँ बाप से भी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसके माँ बाप हमेशा कोशिश करते कि उसके साथ बात करके उसका मन हल्का कर दें। लेकिन सियून हमेशा एक कमरे में अकेले ही रहता। वह अपने पिता या माँ को ज्यादा पास नहीं आने देता। सियून सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करता था ताकि अपने माँ बाप को ये दिखा सके कि उनके अलावा वह बहुत अच्छी चीजें कर सकता है। अगले दिन सियून बहुत सुबह स्कूल जाता है। वह क्लास में बैठकर कुछ मैथ्स के सवाल हल करने लगता है, लेकिन क्लास में घुसते ही वह देखता है कि एक बेंच पर सोहू सो रहा है। सियून समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना सुबह सोहू यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ क्यों सो रहा है। तो उस दिन फिर से उनकी सभी की फिजिकल क्लास थी। जब सियून और बाकी लोग मैदान में गए तो यूनबिन सियून की यूनिफॉर्म को एक डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद वे भी मैदान में प्रैक्टिस करने आते हैं। सभी की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी सियून मैदान में दौड़ रहा था, लेकिन सियून को दौड़ते देखकर यूनबिन और उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बहुत बुरे बुरे शब्दों में गाली दे रहे थे। यह सब पास से सोहू सुन लेता है। फिर सोहू सभी से कहता है, तुम लोग सियून के बारे में ऐसा क्यों बक रहे हो? वह तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है और इसलिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन सोहू उन्हें एक मुफ्त में सलाह भी देता है। सोहू कहता है, इस सियून को कोई आम लड़का मत समझो। उसकी नजरें देखकर लगता है जैसे वह कोई साइको हो, इसलिए उसके पास से दूर रहना ही ठीक है। ये सुनकर यूनबिन और उसके साथी हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसे साइको लड़कों को उन्होंने पहले भी देखा है और उनके लिए ये बस मामूली सा मामला है।
इसके बाद जब सियून क्लास में जाकर अपनी यूनिफॉर्म नहीं पाता तो वह सीधे यूनबिन के पास जाता है और यूनबिन से कहता है, मैंने तुझे कहा था कि मेरे पीछे मत लगना। लेकिन ये कहते ही यूनबिन सियून का गला दबा देता है। कुछ ही समय में सियून को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्लास का हर कोई डर जाता है, लेकिन ठीक उसी समय क्लास टीचर आ जाती है। यूनबिन बचने के लिए कहता है कि सियून उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वे सब बस मजाक कर रहे थे। सियून यहाँ किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जब टीचर उसके पास आकर पूछती है कि क्या यूनबिन उसका दोस्त है तो सियून कहता है हाँ। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात सियून अपने रूम में बैठा था, तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सियून दरवाजा खोलता है और देखता है कि यह सोहू है। सोहू कहता है कि सियून के लिए एक पार्सल आया है और यहाँ सियून को पता चलता है कि सोहू पढ़ाई के साथ साथ डिलीवरी का काम भी करता है और देर रात तक डिलीवरी करने की वजह से वह सुबह स्कूल जाकर सो जाता है। लेकिन सियून बताता है कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, सोहू गलत एड्रेस पर आ गया था। सोहू तब एड्रेस चेक करता है और देखता है कि उसे असल में 102 नंबर अपार्टमेंट जाना था, लेकिन गलती से वह 103 नंबर अपार्टमेंट आ गया। सियून तब दरवाजा बंद करने ही वाला था, लेकिन सोहू दरवाजा धक्का देकर अंदर चला जाता है और वह सियून से कहता है, मैं तेरे घर के सामने किसी भी तरह आ ही गया, दोस्त के रूप में थोड़ी समझ भी तो दिखा। अब यहाँ खड़े रहकर चुप मत बैठ, मेरे लिए पानी ले आ, बाहर बहुत गर्मी है। लेकिन सियून कहता है, तेरे लिए मैं पानी क्यों लाऊं और अचानक किसी के घर में घुसना ये कौन सी आदत है। ये सब कहते हुए सियून सोहू के लिए पानी ले आता है और पानी पीने के बाद सोहू कहता है कि अब वह अच्छे से समझ गया कि सियून जितना खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करता है, अंदर से वह बिल्कुल उल्टा है। ये कहते हुए सोहू हंसते हुए चला जाता है। अगले दिन उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है बिमोसिक। तब टीचर सभी के सामने बिमोसिक का परिचय कराती है। बिमोसिक असल में कोरिया के एक बहुत पॉपुलर राजनेता के बेटे हैं और उसके पिता शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जब बिमोसिक अपनी सीट पर बैठता है तो यूनाबिन उसे बुली करने आता है, क्योंकि बिमोसिक बहुत शांत और सरल स्वभाव का लड़का था। लेकिन यूनाबिन जानबूझकर सियून की सीट पर बैठ गया था। तब सियून वहां जाकर उसे अपनी सीट से हटने के लिए कहता है, लेकिन यूनाबिन तो बस सियून को मारने का मौका ढूंढ रहा था। तो वह सियून को बहुत बुरे शब्दों में गाली दे रहा था और कह रहा था कि सियून के दिमाग का क्या किया जाए, अगर चाहे तो वह उसे यहीं खत्म कर सकता है। लेकिन तभी सोहू चिल्लाता है और उन्हें आवाज करने से रोकता है, क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ रहा था। और चूंकि सोहू बहुत अच्छा फाइटर था, इसीलिए यूनबिन को अंदर ही अंदर थोड़ी डर लग रही थी। इसलिए वह बस सियून से कहता है कि अब वह उसे देख लेगा। फिर उसी दिन शाम को देखा जाता है कि यूनबिन अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में था और वह अपने साथियों से कह रहा था कि वह सियून नाम के लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जहां स्कूल में लगभग हर कोई उससे डरता है, वहीं सियून अकेला ऐसा है जो उसकी तरफ आंख उठाकर बात करने की हिम्मत करता है। यूनबिन हैरान था कि सियून में यह साहस कैसे आता है। तो यूनबिन अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रहा था कि इस बार वह सियून को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाए। यूनबिन का एक कजिन था जो एक बड़े माफिया गैंग में काम करता था। यूनबिन अपने कजिन के जरिए एक तरह का ड्रग्स लाता है। उसका असली प्लान यह था कि इस बार के एग्जाम में वह किसी भी हालत में सियून को अच्छा रिजल्ट नहीं लेने देगा और यही उसकी बड़ी बदला लेने की योजना थी। इसके बाद यूनबिन बिमोसिक को भी तंग करना शुरू करता है। बिमोसिक जिस स्कूल में पहले पढ़ता था, वहां भी यूनबिन जैसे और कई लड़के उसे बहुत परेशान किया करते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्हें काफी जोर से मार भी दिया गया था और यही वजह थी कि उन्हें इस स्कूल में एडमिशन मिला। यूनबिन किसी तरह यह जान गया और इस मौके का फायदा उठाकर बिमोसिक को बुली करना शुरू कर देता है। वह उसे डराकर कहता है कि अगर बिमोसिक उनका एक काम करेगा तो वह उसकी कमजोरियों के बारे में स्कूल में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगर वह उसकी नहीं सुनेगा तो वह सबको बता देगा कि उसे लोगों ने कैसे मारा और इससे बाकी सब उसे बुली करना शुरू कर देंगे। बिमोसिक तब उसके कहे अनुसार मान जाता है। लेकिन जब आज उनकी क्लास में एग्जाम शुरू होता है तो अचानक बिमोसिक सियून की गर्दन पर बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है। सियून जब उसकी तरफ देखता है तो बिमोसिक कहता है कि उसके गले पर मच्छर बैठ गया था। सियून कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर में उसके सिर में चक्कर आने लगते हैं। सियून अपनी एग्जाम शीट पर कुछ भी लिख नहीं पाता। जब वह क्लास से दौड़कर टॉयलेट जाता है तो वह अपनी गर्दन में एक स्टिकर पाता है जो कि एक तरह का ड्रग्स था और इस ड्रग्स के असर की वजह से सियून उस दिन अपने एग्जाम में सही से जवाब नहीं दे पाता। ये उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था, इसलिए सियून बहुत गुस्से में आ जाता है और वह खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर क्लास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सब सोचते हैं कि सियून पागल हो गया है। थोड़ी देर बाद सियून अपनी सीट से उठता है और सीधे यूनबिन के पास जाकर उसे जोर से मारता है, क्योंकि उसे पता था कि यूनबिन ने बिमोसिक के जरिए यह सब करवाया था। इसके बाद सियून यूनबिन और उसके दोस्तों को भी जोर जोर से मारता है, यहाँ तक कि यूनबिन को मारते मारते वह खून से लथपथ हो जाता है, क्योंकि उसने लंबे समय से यूनबिन की दमन सहा था। फिर एक स्तर पर जब यूनबिन की हालत बहुत खराब हो जाती है तब सोहू आता है और सियून को रोकने के लिए कहता है। सोहू कहता है काफी हो चुका, लेकिन सियून तब भी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन चूंकि सोहू एक कुशल फाइटर था, वह
आसानी से सियून को शांत कर देता है। फिर उस दिन युनबिन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और स्कूल टीचर और सियून की माँ सियून को अस्पताल बुलाते हैं ताकि वह देख सके कि उसने युनबिन के साथ क्या किया है। युनबिन की माँ चाहती थी कि सियून को स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन सियून स्कूल टीचर को बताता है कि युनबिन स्कूल में ड्रग्स लेकर आया था और उसने उसके गले पर ड्रग्स चिपकाकर उसका एग्जाम रद्द कर दिया, इसलिए उसने युनबिन को इस तरह मारा। अब सवाल यह उठता है कि स्कूल से किसे सस्पेंड करना चाहिए। युनबिन तब कहता है कि सियून झूठ बोल रहा है, लेकिन सियून युनबिन का बैग लाता है जो अस्पताल में रखा हुआ था। जब वह बैग खोलता है तो देखा जाता है कि वास्तव में उसमें कई तरह के ड्रग्स हैं, इसलिए युनबिन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। युनबिन के साथी सियून से बहुत गुस्से में थे। तब एक लड़का सियून के पास आकर कहता है, सियून, क्या तुम खुद को बहुत अच्छे फाइटर समझते हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे भिड़ने वाले हो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो हमारे साथ लड़ाई करो। सियून भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद युनबिन की टीम के 2 लड़के सियून को टॉयलेट में ले जाते हैं और क्लास के सभी लोग उनकी फाइट देखने उनके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन सियून टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देता है और एक कलम हाथ में लेकर उनके सामने इस तरह खड़ा होता है कि उसकी नजरें देखकर ही वे डर जाते हैं। सियून तब कहता है, अब भी मेरे साथ लड़ने वाले हो? लेकिन दोनों लड़कों को उस दिन की सियून की फाइट याद आ जाती है जब उसने युनबिन को मारकर खून से लथपथ कर दिया था। इसीलिए वे यहाँ सियून से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वे सियून से माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। इस घटना के बाद क्लास के सभी लोग समझ जाते हैं कि भले ही सियून कमजोर लग रहा हो, लेकिन उसके अंदर असली साहस और ताकत है। वहीं अस्पताल में युनबिन अपने कजिन को बुलाता है जो कि एक बड़े माफिया गैंग में काम करता था। उसका नाम था सकदे। वह सकदे के जरिए अब सियून को सबक सिखाना चाहता था। वहीं सियून अपनी प्राइवेट क्लास खत्म करके बस से घर लौट रहा था, तभी सोहू अपनी बाइक पर डिलीवरी देने जा रहा था और वह सियून को देखकर बार बार दोस्त दोस्त कहकर बुला रहा था। सियून जब देखता है कि सोहू इतनी रात को डिलीवरी देने जा रहा है तो उसे सोहू के लिए काफी चिंता होती है, इसलिए सियून उस दिन के अपने व्यवहार के लिए सोहू से माफी मांगता है। लेकिन सोहू कहता है, तुम जैसे लोग भी माफी मांगना जानते हैं, लेकिन तुम इतने चुप क्यों रहते हो? माफी मांगने के लिए पहले मुझे ट्रीट देना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। कल पहले मुझे ट्रीट दोगे, फिर मैं तुम्हें माफ करूंगा। यह कहकर सोहू वहां से चला जाता है। अगले दिन सियून स्कूल जाकर सोहू को सच में ट्रीट देता है और दिल से उसे माफी मांगता है। इससे दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है। वे एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। सियून ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को दोस्त बनाया। वहीं क्लास में सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वही लड़के जिस दिन लड़ाई कर रहे थे आज इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। दूसरी तरफ बिमोसिक उस दिन के बाद बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था जब उसने युनबिन की बातों पर सियून के गले पर स्टिकर लगा दिया था, इसलिए वह दिल से सियून से माफी कहना चाहता था। तो आज स्कूल खत्म होने के बाद वह सियून के पास आता है और उसकी प्राइवेट क्लास के बारे में पूछता है ताकि इस बहाने वह उससे बात कर सके, लेकिन सियून उससे कहता है, जो कहना है सीधे बोलो। बिमोसिक तब उससे उस दिन के अपने काम के लिए माफी मांगता है, लेकिन सियून उससे कहता है, ये सब कहकर मेरी तरफ दोस्त बनने की कोशिश मत करना। और फिर सियून घर लौटा है, लेकिन बीच रास्ते में युनबिन और उसके साथी उसके लिए खड़े रहते हैं। फिर वे सियून को वहां से ले जाते हैं। यह सब दूर से बिमोसिक देखता है। वह दौड़ता हुआ सोहू के पास जाता है और उससे सियून की मदद करने को कहता है, लेकिन सोहू उसे बताता है कि सियून भी बहुत अच्छी फाइटिंग जानता है, इसलिए उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बिमोसिक देखता है कि वहाँ कई लोग हैं, तो वह सोहू से कहता है कि अगर वह अब सियून की मदद करता है तो इसके बदले वह उसे अपनी मर्जी का पैसा देगा। यह सुनकर सोहू तुरंत राजी हो जाता है क्योंकि सोहू पैसे के लिए किसी भी काम को करने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ युनबिन सियून को पीट रहा था, लेकिन सियून बहुत समझदार था। वह कुछ सोच समझकर कुछ समय तक चुप रहता है। फिर वह एक फूल का टॉप पकड़कर उन्हें जोर जोर से मारने लगता है। सियून पहले तो सभी को अपनी मर्जी से मार रहा था, लेकिन एक स्तर पर सकदे के हमले से सियून को बहुत दर्द होता है। अब उसके पास और फाइट करने की ताकत नहीं बचती, इसलिए युनबिन उसके पास आकर उसे जोर जोर से मारता रहता है। सियून की हालत बहुत खराब होने लगती है, लेकिन ठीक तभी सोहू वहां आता है। सोहू एक एक करके वहां मौजूद सभी को हरा देता है। फिर उसकी फाइट सकदे के साथ शुरू हो जाती है। सकदे की तरह सोहू भी एक बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए उनके बीच वहां बहुत जोरदार फाइट होती है। सोहू सकदे को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। इसी बीच युनबिन सियून को जोर जोर से मार रहा था, लेकिन तभी बिमोसिक वहां आता है और सोहू को बचा लेता है। दूसरी तरफ युनबिन जब सियून को मार रहा था, सकदे इस पूरे मामले को देख रहा था। सकदे समझ जाता है कि युनबिन असल में कितना निर्दयी इंसान है।
इसलिए सकदे जानबूझकर फाइट रोक देता है और खुद ही सोहू के सामने हार मान लेता है। सोहू समझ जाता है कि सकदे जानबूझकर हारा है, लेकिन इसके पीछे का कारण वह समझ नहीं पाता। इसके बाद सोहू अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। पूरे दिन फाइट करने के बाद ये तीनों बहुत थक चुके थे, इसलिए सोहू उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाता है। इस रेस्टोरेंट में असल में सोहू काम करता था, क्योंकि आज उन्हें बचाने में देर हो गई थी, वह अब यहाँ पहुंचा। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं और सियून जब सोहू को काम करते देखता है तो समझ जाता है कि सोहू असल में कितना मेहनती है। स्कूल में पढ़ाई खत्म करने के बाद वह इस रेस्टोरेंट में काम करता है और फिर डिलीवरी पर भी जाता है। यह कोई आसान काम नहीं है। फिर तीनों काम खत्म करके बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने के दौरान बिमोसिक दिल से सियून से माफी मांगता है और इस बार सियून उसे माफ कर देता है। वहीं सोहू सियून के लिए एक खाना तैयार करता है और जोर से उसे खिलाता है, क्योंकि सियून खुद खाना तैयार करके नहीं खा पा रहा था। खाना खिलाते हुए सोहू सियून से कहता है, अच्छा तेरी समस्या क्या है? हमेशा अपना चेहरा ऐसा कड़ा क्यों रखते हो? इतने दिन में तो मैंने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा। अच्छा तुम हंसना जानते हो ना? कैसे लड़का हो ये कभी नहीं बताया। पता नहीं कैसे मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। तुम बहुत बोरिंग हो। अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे कोई दोस्त क्यों नहीं है। ये सुनकर वहाँ हंसी होती है, लेकिन सियून हंसता नहीं। दूसरी तरफ हम सकदे और उसकी टीम को देखते हैं, जो उसी माफिया के सामने खड़े हैं जिसके तहत वे काम करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सकदे और उसकी टीम के मेंबर उतने बुरे लोग नहीं थे। वे असल में कभी अनाथ सड़क के बच्चे थे। तभी माफिया ने उन्हें अपने फायदे के लिए उठाया। भले ही उसने उन्हें खाना और रहने की जगह दी और बड़ा किया, लेकिन अपने फायदे के लिए वह उनसे कई अवैध काम कराता रहा। अब जब वह जानता है कि सकदे का झगड़ा स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो वह इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों में बिमोसिक भी था, जो अमीर परिवार का लड़का था। इसलिए वह जानबूझकर सकदे को मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह सकदे का हाथ भी तोड़ देता है। यहाँ फिर इंकी नाम की एक लड़की थी। हालांकि उसे सकदे के लिए बहुत चिंता थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। और उस माफिया ने सकदे का हाथ इसलिए तोड़ा कि इस सब का दोष सियून और उसके दोस्तों पर डालकर उनसे बहुत सारा पैसा वसूल सके। वहीं दूसरी तरफ हम सोहू, सियून और बिमोसिक को देखते हैं। वे थोड़ी रिलैक्सेशन के लिए एक गेमिंग क्लब में आए हैं। सोहू और बिमोसिक यहाँ खूब मजे कर रहे थे, लेकिन सियून वहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सोहू बार बार सियून को खेलने के लिए बुला रहा था और कह रहा था कि इतनी बोरिंग लाइफ सियून कैसे बिताता है। लेकिन सियून उससे कहता है कि अब उसकी प्राइवेट क्लास है, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन ठीक उसी समय वह एक सुपर शॉप में इंकी नाम की लड़की को देखता है, जो कि सकदे की टीम की मेंबर थी। इंकी उस सुपर शॉप से एक लिपस्टिक चोरी कर रही थी, लेकिन सियून उसे देखता हुआ भी वहां से चला जाता है। लेकिन इंकी सोच रही थी कि सियून उसके खिलाफ शिकायत कर देगा, इसलिए वह तुरंत सियून का हाथ पकड़ती है और वहां अभिनय करना शुरू कर देती है कि सियून उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वह सियून से कहती है कि तुम्हें कितनी बार बताया सियून कि तुम मेरे साथ ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, जल्दी चलो। और यह कहकर वह सियून को लेकर वहां से चली जाती है। सियून तब जानना चाहता है कि यह सब क्या हो रहा है। इंकी तब सियून का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसकी वजह से वह बच गई। इंकी वास्तव में एक बहुत ही अच्छे दिल वाली लड़की थी और उसका स्वभाव बहुत फ्रेंडली था। यह सियून उसके शब्द सुनकर समझ पाता है। इंकी तब सियून से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए सियून उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है। इंकी इस पर काफी खुश होती है, लेकिन यहाँ वह शरारत करते हुए सियून के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। इंकी सियून से कहती है, तुम जैसे अहंकारी लड़के मुझे बहुत पसंद है, तुम बिल्कुल मेरे टाइप हो। यह कहते हुए वह सियून के साथ मस्ती करती है। फिर वह सियून के फोन से उसका नंबर लेती है और कहती है, जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम मुझसे संपर्क करोगे, ठीक है? लेकिन सियून बस उसकी बातें सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन देखा जाता है कि स्कूल में यूनबिन अपने सामान लेने आता है। वह आज सियून से अलग से बात करना चाहता है, लेकिन सोहू सियून को उसके साथ अकेले बात करने नहीं देना चाहता। तो यूनबिन तब दोनों से माफी मांगता है। वह सियून के सामने सिर झुकाकर कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वह अपनी गलती समझ रहा है। लेकिन असल में वह क्या कहना चाहता है, सोहू उसे सीधे बोलने के लिए कहता है। यूनबिन तब कहता है कि स्कूल में ड्रग्स लाने के कारण उसके खिलाफ केस बन गया है, इसलिए वह चाहता है कि सियून उसके पक्ष में वकील के पास गवाही दे, ताकि केस खत्म हो जाए, वरना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसके माता पिता भी कहीं नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए वह बार बार सियून से अनुरोध कर रहा था और उससे माफी मांग रहा था। सोहू तब सियून से कहता है कि उसे माफ कर दे और वे दोनों उसके पक्ष में गवाही देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर उस दिन शाम को यूनबिन उन्हें तीनों को उस वकील के पास ले जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यह सब यूनबिन का चालाक प्लान था। वह असल में उन्हें उस माफिया के पास ले आया था और वहाँ वह माफिया और उसकी पूरी टीम मौजूद थी। फिर वह सियून और उसके दोस्तों को देखकर
जोर जोर से हंसता है और सकदे के साथ मस्ती करते हुए कहता है, तुम इस पिछी लड़कों से हार गए। तुम्हारे जैसे लड़के को मैंने पिटवाकर हीरो बनाया, इसमें मुझे शर्म महसूस हो रही है। इसके बाद वह माफिया सियून और उसके दोस्तों से कहता है, तुमने सकदे का हाथ तोड़ दिया है, अब इसके लिए तुम्हें जुर्माना देना होगा। 3 दिनों के अंदर मुझे 15 मिलियन होगा, वरना मैं तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन सियून यहाँ उससे बिल्कुल डर नहीं रहा था, बल्कि वह उससे कहता है, हमने किसी को सकदे के हाथ नहीं मारा और उसके हाथों इतनी बड़ी चोटें कैसे लग सकती हैं? निश्चित रूप से तुम ये काम करके हमें दोष दे रहे हो। इस पर माफिया बहुत गुस्से में आ जाता है और सियून से कहता है, तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, 3 दिन बाद ही पैसा नहीं आया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा और मेरे लोग हमेशा तुम पर नजर रखेंगे। ये कहकर उस दिन माफिया उन्हें छोड़ देता है। सियून, सोहू और बिमोसिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतना पैसा वे कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन तभी सियून के दिमाग में एक आइडिया आता है। सियून के पास इंगी का नंबर था, इसलिए वह इंगी से संपर्क करता है। वह इंगी से कहता है कि उससे एक रेस्टोरेंट में मिलो। बहुत कम समय में ही सियून और इंगी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर सियून इंगी से उस माफिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इंगी तब उसे सब कुछ बता देती है कि माफिया कैसे उन्हें सड़क से उठाकर ले आया और फिर उनके जरिए कितने बुरे काम कराता है, वह उनके ऊपर कितना अत्याचार करता है। इंकी और बताती है कि उस माफिया के अंतर्गत कई बेडिंग साइट्स चलती हैं और शहर में ड्रग्स मार्केट में भी उसका हाथ है। उसके लिए सब कुछ करना संभव है। इसलिए इंकी सियून से कहती है, मैं तुम्हें अपने दोस्त के तौर पर बता रही हूँ, तुम किसी भी तरह उसके पैसे दे दो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे जैसे उस माफिया के साथ उलझो मत, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि पैसे देकर तुम्हें बच निकलना चाहिए। दूसरी तरफ बिमोसिक खुद को सब कुछ का जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसके कारण ही यह सब शुरू हुआ था। इसलिए वह अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने पिताजी की एक बहुत कीमती घड़ी चोरी कर लेता है और उसे बेचकर वह 15 मिलियन तैयार कर देता है। लेकिन जब सियून और सोहू यह जानते हैं तो वे उसे पैसे वापस देने और अपने पिताजी की घड़ी वापस लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस माफिया को पकड़ने के लिए एक अलग प्लान बनाया था। उनका प्लान यह था कि वे उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि अगर आज वे उसे पैसे दे देते हैं तो भविष्य में कोई गारंटी नहीं कि वह उनसे और पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन उसे पुलिस के हवाले करने के लिए सबूत की जरूरत थी। इसलिए सोहू कहता है कि वह खुद उस माफिया के पास जाएगा और किसी भी तरह उसे उसके ठिकाने तक ले जाएगा। तब सियून वहां उसका लोकेशन ट्रैक करेगा और पुलिस को तुरंत ले जाएगा, जिससे लोकेशन पता चल सके। फिर सोहू खुद उस माफिया के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि सोहू उसके कई बेटिंग साइट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर माफिया चाहे तो सोहू उसकी मदद कर सकता है करोड़ों रुपए कमाने में। सिर्फ बेटिंग साइट्स चलाने के लिए आइडिया चाहिए। सोहू और बताता है कि वह बहुत अच्छा फाइटर है और स्कूल में सभी में काफी पॉपुलर है। अगर वह एक बार अपनी बेटिंग साइट्स के बारे में सबको बता देता है तो सारे स्टूडेंट्स उसकी साइट पर खेलने के लिए पागल हो जाएंगे। यहाँ तक कि इस मामले में उसके पास और भी कई आइडियाज थे। ये सुनकर माफिया बहुत खुश हो जाता है और सोहू को अपने साथ ले जाकर अपने ठिकाने पर ले जाता है। दूसरी तरफ लोकेशन ट्रैक करने से पहले ही इंकी सियून के पास आती है और खुद माफिया का एड्रेस दे देती है। लेकिन बिमोसिक समझ गया कि पुलिस के आने तक सोहू खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह कुछ कहे बिना एक टैक्सी में बैठकर सोहू का पीछा करता है और तय करता है कि वह माफिया को पैसे दे देगा। दूसरी तरफ माफिया समझ गया कि सोहू शायद उसके खिलाफ कोई चाल चला रहा है, इसलिए वह सोहू को मारना शुरू कर देता है। उसे मारते मारते वह सोहू को बेहोश कर देता है। फिर जब वह सोहू का फोन चेक करता है तब पता चलता है कि सियून पुलिस लेकर आ रहा है, क्योंकि सियून ने उसे मैसेज किया था। इसलिए माफिया अपने लोगों से कहता है कि वे वहां से सभी सबूत मिटा दें और वे वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बिमोसिक माफिया को पैसे देने आता है, लेकिन माफिया अब उन पर बहुत गुस्से में था, इसलिए वह बिमोसिक को बंदी बना देता है। थोड़ी देर बाद जब सियून पुलिस के साथ वहां आता है तो पता चलता है कि वहां कोई नहीं है। पुलिस सोचती है कि सियून कहीं गलती कर रहा है, अगर कुछ गंभीर होता है तो सियून उन्हें खबर देगा। यह कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। फिर सियून खुद उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वहां खून पड़ा हुआ है। सियून सोहू के लिए बहुत चिंतित हो जाता है और तभी इंकी फोन करती है और सियून को बताती है कि माफिया अब कहां गया है। इंकी सियून से कहती है कि वह वहां पुलिस लेकर जाए। दूसरी तरफ माफिया सोहू और बिमोसिक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी सकदे आता है और उसे पूरा मामला खत्म करने के लिए रोकता है। माफिया इसमें बहुत गुस्से में आकर सकदे को मारना शुरू करता है। तभी इंकी चिल्लाकर उसे रोकती है और कहती है कि बहुत हो गया, उसने उन्हें बहुत सताया है, लेकिन अब वे इसे सहन नहीं करेंगे। यह सुनकर माफिया कहता है कि वह आज उन्हें सबको मार देगा और बंदूक लेकर बिमोसिक और सोहू को मारने जाता है। लेकिन तभी सकदे आता है और उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है और फाइट करने के लिए चुनौती देता है। माफिया सकदे के साथ फाइट करते करते हारने लगता है, इसलिए वह अपने हाथ में एक चाकू उठाता है और सकदे के पैर पर वार करता है। इससे वह बहुत
बहुत कमजोर हो जाता है और माफिया सकदे को मारने ही वाला था। लेकिन ठीक तभी इंकी पीछे से आकर माफिया को लात मार देती है। इसे माफिया इंकी का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था। तभी वहां पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि सियून आ चुका है। इसी बीच माफिया अपने लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ सियून अपने दोस्तों के हाथ पांव खोलकर उन्हें ले जा रहा था। लेकिन तभी माफिया वहां पहुंच जाता है और सियून को मोबाइल दिखाकर कहता है कि उन्हें मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। सियून इतनी कम समय में वहां पुलिस नहीं ला पाया था, इसलिए सियून अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने मोबाइल में पुलिस की गाड़ी का अलार्म चालू कर देता है। इससे उनके तीनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच सकदे इंकी और उनके एक साथी को बचाने के लिए उन्हें लेकर वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है, क्योंकि सियून ने उन्हें खबर देकर वहां बुलाया था। माफिया तब सभी को छोड़कर वहां से भाग जाता है, लेकिन सियून उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है और सोहू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वे दोनों मिलकर उस माफिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माफिया सोहू के साथ फाइट शुरू कर देता है। सोहू शुरू में उसे मारते मारते उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन एक समय पर माफिया बहुत गुस्से में आकर सोहू को मारते मारते उसे मार ही देता। लेकिन तभी सियून अपने स्कूल बैग से माफिया को जोरदार मारता है और वे दोनों मिलकर उसे फाइट में हरा देते हैं। दूसरी तरफ सकदे इंकी और उस लड़के को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला किया था। असल में उसने इतने ज्यादा गलत काम कर दिए थे कि चाहे वह चाहे पुलिस से भागकर बच नहीं सकता था। लेकिन इंकी किसी भी तरह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इंकी असल में बचपन से ही उसे बहुत प्यार करती है और सकदे के दिल में भी इंकी के लिए भावनाएं थीं। लेकिन तब तक वहां पुलिस आ जाती है और सकदे को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ तक कि उस माफिया और उसके लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सकदे के लिए इंकी और वह लड़का बच जाते हैं। दूसरी तरफ सोहू की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसे बहुत पीटा गया था। फिर भी इस पूरे मामले की बारीकियों को जानने के लिए एक लॉयर उन्हें तीनों को बुलाता है और कहता है कि सियून और सोहू जा सकते हैं, क्योंकि इस घटना में उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन वह बिमोसिक को वहीं रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वही लॉयर बिमोसिक को उस माफिया के पास लेकर जाता है और कहता है कि बिमोसिक के पिता, जो एक प्रसिद्ध राजनेता थे, ने उसे लॉयर को हायर किया था ताकि वह माफिया को अपनी मर्जी से मार सके और बदला ले सके। बिमोसिक के इस पूरे कांड के लिए उसके पिता कभी भी जनता के सामने शर्मिंदा हो सकते थे, इसलिए वह बिमोसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, क्योंकि पहले के स्कूल में भी बिमोसिक लोगों के हाथों पीटा गया था। इसलिए लॉयर यहाँ बिमोसिक को इशारा करता है कि वह माफिया को अपनी मर्जी से मारे। लेकिन बिमोसिक का दिल बहुत नर्म था, वह माफिया को एक भी चोट नहीं पहुंचा पाता और वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि बिमोसिक असल में बहुत दुख में था। दूसरी तरफ देखा जाता है कि सोहू अब अस्पताल में भर्ती था, इसलिए सियून इंगी को सोहू के पास छोड़ने आता है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। इसके बाद सियून अपने घर वापस आता है और अगले दिन सुबह सुबह सोहू और इंकी के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता है। यह देखकर सोहू पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वह सियून से कहता है, तू ठीक है ना? सुन, तेरे दिमाग में फिर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सोहू सच में विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि सियून जैसे इंसान उसके लिए खाना लेकर आएगा, उसकी इतनी देखभाल करेगा। ये सब तो सियून के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। और सोहू की ऐसी रिएक्शन देकर सियून वहां पहली बार हंसता है। दूसरी तरफ हम बिमोसिक और उसके पिता को देखते हैं। बिमोसिक का पिता यहाँ उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था और हम ये भी जानते हैं कि बिमोसिक का पिता असल में उसका असली पिता नहीं था, बल्कि समाज में अपनी इमेज सुधारने के लिए उसने बिमोसिक को छोटा था तभी गोद ले लिया था। मतलब अपने स्वार्थ के लिए वह बिमोसिक का इस्तेमाल कर रहा था। भले ही उसने उसे पैसे और सब कुछ दिया था, लेकिन अगर बिमोसिक से कोई भी गलती होती तो वह उसे एक जानवर से भी ज्यादा सताता था। अब अगली दिन जब बिमोसिक अपने स्कूल आता है तो स्कूल में वह बहुत पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर कुछ क्रिमिनल्स को पकड़वाया था। और उस दिन सियून बिमोसिक को उनके नए दोस्त के बारे में बताता है, यानी इंगी के बारे में। तो बिमोसिक उस दिन सोहू के इंस्टाग्राम में जाकर सब कुछ चेक कर रहा था कि सोहू ने इंगी के साथ कई सारी फोटोज अपलोड की हैं, लेकिन सोहू के पूरे इंस्टाग्राम में उसके साथ एक भी फोटो नहीं है। इसे देखकर बिमोसिक बहुत जेलस फील कर रहा था। फिर जब बिमोसिक सोहू, सियून और इंगी के साथ मिंगल करने लगता है, तब भी उसे लगता था कि इंगी शायद उसकी जगह ले चुकी है और सोहू उसे छोड़कर इंगी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसलिए बिमोसिक दूर से उनके तीनों को देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद सोहू उसे उनके पास बुला लेता है। अब कुछ दिन बाद सोहू का बर्थडे था, तो सभी मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में चले जाते हैं। और सोहू और इंगी क्योंकि बहुत ही नॉटी थे, तो वे दोनों मिलकर वहां साथ में गा रहे थे और सियून और बिमोसिक बस बैठकर देख रहे थे। लेकिन बिमोसिक यहाँ बहुत जेलस फील कर रहा था। वह सोच रहा था कि शायद सोहू उसे दोस्त नहीं मानता, बल्कि उसके पिता की
की तरह ही उसे यूज कर रहा है। इसीलिए बिमोसिक खाना खरीदने के बहाने बाहर चला जाता है, लेकिन इसी दौरान वह वहां अपने पुराने स्कूल के कुछ लड़कों को देखता है जो उसे बुली करते थे। तो जब वह फिर से सियून और बाकी के पास लौटता है तो इंकी बताती है कि बिमोसिक को उसके कुछ दोस्त फोन कर रहे थे, लेकिन बिमोसिक इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बार बार पूछता रहता है कि उसने उसके फोन में क्यों हाथ लगाया, क्योंकि असल में वह कॉल उसके फोन पर उन लड़कों ने की थी। हालांकि सियून और सोहू उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इंगी ने कुछ भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी बिमोसिक उसे मारने ही जा रहा था। अगले दिन से देखा जाता है कि बिमोसिक का व्यवहार काफी बदल गया है। क्लासरूम में कुछ लड़के वहीं बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से परेशान होकर बिमोसिक वहां चिल्ला पड़ता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। इस पर उन लड़कों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वे जानते थे कि बिमोसिक बहुत कमजोर है, लेकिन अब क्लास में सोहू के लिए वह अपनी पावर दिखा रहा है। तब बिमोसिक उन्हें मारने ही जाता है। वहां का एक लड़का उसे कहता है, तेरे तो कोई पावर नहीं है, तू सोहू की पावर लेकर ऐसा कर रहा है ना। यहाँ उनके बीच बहुत झगड़ा हो ही रहा था, लेकिन उसी समय सोहू आता है और बिमोसिक को दूर लेकर चला जाता है। लेकिन बिमोसिक तब उसे कहता है, सुन सोहू, मैं तो तुझे साफ तौर पर बता रहा हूँ, अब से मेरी किसी भी बात में तू नहीं आएगा। यह सुनकर सोहू को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इसके बाद कई दिनों तक देखा गया कि बिमोसिक स्कूल में नहीं आया। सोहू इसके लिए बहुत चिंतित था, इसलिए वह शियून को लेकर बिमोसिक के घर जाता है। फिर दोनों मिलकर पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। बिमोसिक तब बताता है कि वह बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उस दिन क्लब में जिन लड़कों से उसकी मुलाकात हुई थी वे हमेशा उसे बुली करते थे और अभी भी वे उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वह बहुत डर रहा है। साथ ही वे यह भी पता करते हैं कि बिमोसिक का पिता असल में उसका असली पिता नहीं है, बल्कि उसके पिता ने उसे अपनी इमेज बचाने के लिए गोद लिया था। ये सब सुनकर सोहू को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए सोहू तब उसे कहता है, मैं तुझे अब कभी भी कमजोर नहीं रहने दूंगा। तू अपने पुराने स्कूल के उन लड़कों को अभी बुला, मैं उन्हें तुझसे माफी मांगवाऊंगा। फिर बिमोसिक उन्हें एक जगह बुलाता है और वे आते हैं। सोहू तब उन्हें बिमोसिक के सामने माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन शुरुआत में कोई भी मानने को तैयार नहीं था। फिर जब सोहू उन्हें मारने ही वाला था, तब उन लड़कों का लीडर बिमोसिक के पास जाकर माफी मांगता है, क्योंकि वे जानते थे कि सोहू बहुत अच्छा फाइटर है। लेकिन बिमोसिक के लिए अब माफी कोई समाधान नहीं थी, बल्कि वह उस लड़के को जोर जोर से मारने लगता है और एक समय तो वह उसे मारते मारते मार ही डालने वाला था। तब सोहू उसे जोर से खींचकर वहां से ले जाता है, लेकिन इसी समय बिमोसिक उसे कहता है, तू खुद को क्या समझता है? तू मुझसे भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए तेरा इतना अहंकार है। तू क्या सोचता है सोहू? मैं कुछ नहीं समझता। तू तो मुझे कभी अपने दोस्त भी नहीं माना, बल्कि मुझे अपनी जरूरत में इस्तेमाल किया। यह सुनकर सोहू बहुत गुस्से में आ जाता है और उनके बीच फाइट होने ही वाली थी, लेकिन शियून उन्हें रोकता है। तब बिमोसिक वहां से चला जाता है और उसके पुराने स्कूल के लड़के अब भी उसके पीछे थे। तो बिमोसिक वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वह उनके क्लास के कुछ लड़कों को देखता है जो कि यूनबिन के दोस्त थे, लेकिन वे बिमोसिक के पुराने स्कूल के लड़कों को देखकर उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसे लेकर वे एक क्लब में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बिमोसिक के पापा के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वे उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वे सब बिमोसिक की बहुत तारीफ करते हैं। इससे बिमोसिक खुश होकर उनके सभी बिल चुकता कर देता है। इसके बाद सभी उसे बॉस बॉस कहने लगते हैं। इसी वजह से पहली बार बिमोसिक को लगता है कि वह सच में एक लीडर है। वह बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर भी वह उनके साथ बहुत मस्ती करता रहता था। वह ड्रिंक्स करता, पार्टी करता और उनके साथ सेल्फी लेता। वे सभी तब बिमोसिक को अपने इंस्टाग्राम पर भी दोस्त बना लेते हैं। इससे बिमोसिक सोचने लगता है कि उसने उन्हें अब तक गलत समझा था, लेकिन यही उसके असली दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी कद्र की है। फिर अगले दिन जब बिमोसिक स्कूल जाता है, वह सियून के पास नहीं बैठता, बल्कि अपने नए दोस्तों के पास चला जाता है। सियून तब उसे अलग जगह लेकर जाता है ताकि उससे बात कर सके और जान सके कि उसके इस बदलाव का कारण क्या है। बिमोसिक तब उसे कहता है कि सोल्ह ने उसे कभी भी दोस्त नहीं माना, बल्कि उसने उसे इस्तेमाल किया, इसलिए अब वह उनके साथ कोई दोस्ती रखना नहीं चाहता। लेकिन इसी समय वहां सोल्ह आता है और उससे बात करना चाहता है, तो बिमोसिक गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर उसी रात बिमोसिक अपने दोस्तों के पास क्लब में जाता है। वहां आज यूनबिन भी था, क्योंकि यूनबिन ही इस टीम का असली लीडर था। यूनबिन बिमोसिक का उनके टीम में स्वागत करता है और कहता है कि सोल्ह और सियून जैसे स्वार्थी लोगों को छोड़कर उसने अच्छा किया। अब तक उसने अपनी असली जगह पहचान ली है। यूनबिन यहाँ अपने साथ एक फाइटर को परिचय कराता है जिसका नाम है यंग। वहीं अगले दिन शियून यूनबिन के उन दोस्तों के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि वे अपने स्वार्थ के लिए बिमोसिक का इस्तेमाल न करें, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसी दिन लंच टाइम में जब सभी सीरियल देखकर लंच ले रहे थे, तब यूनबिन की पूरी टीम लाइन में गड़बड़ी करने लगती है। तो सोल्ह उन्हें समझाता है और उन्हें हटाता है। लेकिन इसी बीच बिमोसिक आता है और कहता है कि वह उसकी कोई बात नहीं मानेगा, इससे क्या होगा। सोल्ह उसे अच्छे से हटने के लिए कहता है, लेकिन बिमोसिक उसे उल्टा पाल्टा तरीके से जवाब देने लगता है। तो सोल्हू मजबूर होकर तब उसके ऊपर हाथ डालता है। इससे बिमोसिक का सोल्हू पर गुस्सा
गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तब यूनबिन की टीम के सभी लोग बिमोसिक को सलाह देते हैं कि उनके टीम में यंग नाम का फाइटर है, उसके जरिए वह सोल्हू को मनमाने तरीके से पीटे। बिमोसिक तब यंग के पास जाता है और उसे सोल्हू को मारने के लिए बहुत पैसा देने की बात करता है। यंग इसमें राजी हो जाता है, लेकिन यहाँ यूनबिन के कुछ दोस्त कहते हैं कि बहुत समय पहले यंग नाम का यह फाइटर सोल्हू के सामने बहुत बुरी तरह हारा था। लेकिन यूनबिन कहता है कि सोल्हू बहुत समय पहले ही फाइट छोड़ चुका है, यंग अभी भी फाइट कर रहा है, इसलिए अब वह निश्चित रूप से सोल्हू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ बिमोसिक और उसके साथी अब सोल्हू के पीछे पड़ गए थे। तो उस रात जब सोल्हू डिलीवरी करने जाने वाला था, उससे पहले बिमोसिक और उसके साथी मिलकर सोल्हू की मोटरसाइकिल की ब्रेक की तार काट देते हैं। इससे सोल्हू जब फूड डिलीवरी करने जाता है तो सड़क पर बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है, हालांकि उसके पैर में काफी चोट लग गई थी। अगले दिन स्कूल आने पर सोल्हू बिमोसिक की नजरों से समझ जाता है कि यह सब किसने किया, लेकिन वह बिमोसिक को ज्यादा कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे कहता है कि मेरी दोस्ती का ऐसा बदला तूने नहीं भी लिया तो भी हो जाता। उस रात श्यून और इंकी मिलकर एक बर्थडे पार्टी का आयोजन करते हैं, जो सोल्हू के लिए थी, क्योंकि सोल्हू के बर्थडे पर वे कोई पार्टी नहीं कर पाए थे, इसलिए अब वे पार्टी कर उस मौके पर थोड़ी मस्ती करना चाहते थे। दूसरी तरफ बिमोसिक सोल्हू को ट्रैप में फंसाने के लिए बार बार फोन कर रहा था, लेकिन सोल्हू उसका फोन रिसीव नहीं करता। तो बिमोसिक फिर इंकी को मैसेज भेजता है और कहता है कि वह सोल्हू के साथ सारे झगड़े खत्म करना चाहता है, इसलिए उसने सोल्हू के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और इंकी से कहता है कि इसमें उसे मदद करे और सोल्हू और श्यून को इसके बारे में कुछ न बताए। फिर बिमोसिक इंकी से मिलने के लिए कहता है, लेकिन जब इंकी वहां जाती है तो बिमोसिक अपने साथियों के साथ उसे पकड़ लेता है और सोल्हू को उसकी तस्वीर भेजकर किसी जगह आने को कहता है, लेकिन यह मैसेज श्यून देख लेता है। श्यून अब सोल्हू को किसी भी झगड़े में शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि सोल्हू पहले से ही बहुत बीमार था, इसलिए वह सारे मैसेज डिलीट कर देता है, सोल्हू का फोन बंद करके वहीं छोड़ देता है और उसे एक जरूरी काम के लिए भेज देता है। फिर वह इंकी को बचाने के लिए वहां चला आता है। फिर जब वह इंकी को लेकर भागना चाहता था, तभी यूनबिन और उसके साथी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। यूनबिन श्यून से बदला लेना चाहता था, क्योंकि श्यून ने एक बार उसे बहुत मारा था, इसलिए वह श्यून को बुरी तरह मारता है। लेकिन किसी न किसी तरह बिमोसिक को बुरा लग रहा था, तो वह यूनबिन से कहता है कि श्यून को छोड़ दे, क्योंकि उसका झगड़ा श्यून के साथ नहीं बल्कि सोल्हू के साथ है। लेकिन यूनबिन कहता है कि बिमोसिक का झगड़ा सोल्हू के साथ है, लेकिन उसका झगड़ा तो श्यून के साथ है और आज उसका बदला लेने का समय है। इसके बाद वह श्यून को मारते हुए खून से लथपथ कर देता है। तभी इंकी ने पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस के आने की आवाज सुनकर वे सभी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और श्यून और इंकी को सुरक्षित निकाल लेती है। पुलिस तब श्यून से पूरे मामले के बारे में पूछती है, लेकिन श्यून कहता है कि वह गिर गया था और उसे चोट लगी थी, यहाँ कोई ऐसा सीरियस कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा वह इंकी से कहता है कि इस बारे में सोल्हू को कुछ मत बताना, क्योंकि वह नहीं चाहता कि सोल्हू फिर से लड़ाई में फंसे। इसके बाद श्यून बिमोसिक को भी फोन करता है और कहता है, आज मैंने तुम्हें मुझे इच्छे से मारने दिया, जानता है क्यों? ताकि तुम्हारा सारा गुस्सा निकल जाए। पुलिस के पास भी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। अब उम्मीद है कि तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा। बिमोसिक, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आज के बाद ये सब बंद कर दे। सोल्हू को अकेला बचने दे, वह बहुत असहाय और मेहनती इंसान है। दूसरी तरफ बिमोसिक के पिता बिमोसिक के सारे हालात जानकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये सब खुल जाएगा तो उनकी मान सम्मान चली जाएगी। इसलिए वह किसी तरह उनके लिए लॉयर से सब कुछ ढांप देता है, लेकिन इस बार वह फैसला करता है कि बिमोसिक को विदेश भेज देगा। इसी बीच श्यून बीमार होने के कारण कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाता, यहाँ तक कि सोल्हू उसके पास मिलने भी आना चाहता था, लेकिन श्यून उसे इग्नोर कर देता ताकि सोल्हू किसी चीज के बारे में न जाने। इसके बाद सोल्हू इंगी से श्यून के बारे में पूछता है, लेकिन इंगी भी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सोल्हू स्कूल में जाकर यूनबिन के दोस्तों के पास जाता है और उनसे अपने मोटरसाइकिल की क्षतिपूर्ति मांगता है, क्योंकि उन्होंने ही उसकी मोटरसाइकिल का तार काटा था। तो यूनबिन के दोस्त तब छत पर जाकर बिमोसिक को ये सब बातें बता रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह श्यून को उस दिन हमने मनमर्जी से मारा पीटा, उसी तरह सोल्हू को भी सही सबक दिया जाना चाहिए। लेकिन सोल्हू ये सारी बातें वहीं छत पर सुन लेता है, इसलिए वह तब उन्हें पकड़कर पीटता है और पूरे मामले की जानकारी लेता है। यूनबिन का वो दोस्त सोल्हू को सब कुछ बता देता है कि कैसे उन्होंने इंकी को पकड़कर श्यून को मारा पीटा। सोल्हू फिर सीधे श्यून के घर चला जाता है। श्यून के शरीर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वह घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन सोल्हू को अंदर आने नहीं देना चाहता। वह बार बार अपना टूटा हुआ हाथ उसके सामने छुपा रहा था, लेकिन सोल्हू ये देख लेता है। हालांकि वह श्यून को ये नहीं बताता कि उसने सब कुछ जान लिया है। फिर सोल्हू श्यून से कहता है कि स्कूल में आकर उससे मिलो और वहां से चला जाता है। वहीं
उसी रात बिमोसिक के पिता घर वापस आते हैं और आज बिमोसिक पर बहुत अत्याचार करते हैं। वह उसे एक जानवर की तरह पीटते हैं, लेकिन बिमोसिक के मन में सोल्हू के लिए बहुत गुस्सा पैदा हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि ये सब सोल्हू की वजह से हुआ। इसलिए वह रात के समय चुपचाप अपने घर से बाहर निकल जाता है और यंग और उसके कुछ दोस्तों को एक फाइटिंग क्लब में बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ सोल्हू यूनबिन को बहुत बुरी तरह मारता है और उसे बिमोसिक को फोन करके वहां लाने के लिए कहता है, क्योंकि श्यून की स्थिति देखकर उसे बहुत दुख हुआ था और वह बदला लेना चाहता था। लेकिन यूनबिन कहता है कि बिमोसिक उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा। तभी बिमोसिक खुद सोल्हू को कॉल करता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। इसलिए सोल्हू तुरंत वहां चला जाता है। वहां बिमोसिक और उसकी पूरी टीम थी, लेकिन सोल्हू यहां बिमोसिक के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। वह उससे बहुत सुंदर तरीके से माफी मांगता है और कहता है, सुन बिमोसिक, मुझे नहीं पता कि मैंने तेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ही यहाँ सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए मैं तेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए आज तुझसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। लेकिन तू और तेरे साथी जो श्यून के साथ किए उसके लिए तुझे भी माफी मांगनी होगी। लेकिन बिमोसिक तब उससे कहता है, तेरे जैसे सोल्हू के सामने मैं माफी मांगू? क्या तुझे लगा मैं तुझसे डरता हूँ? मैं तुझसे कभी माफी नहीं मांगूंगा और तुझे भी मेरे हाथों सजा मिलेगी, जैसे श्यून को मिली थी। ये सुनकर सोल्हू का मूड खराब हो जाता है। वह फिर बिमोसिक को मारना शुरू कर देता है। लेकिन ठीक तभी यंग नाम का वो फाइटर सोल्हू को चैलेंज करता है। वह उससे कहता है कि उसके साथ फाइट करके जीत कर दिखाए। सोल्हू तब उसका चैलेंज स्वीकार करता है और उसके साथ फाइट करने चला जाता है। वहां सभी मिलकर सोल्हू को मारने आते हैं, लेकिन सोल्हू एक एक करके सबको हराकर नॉकआउट कर देता है। यंग वहां अपनी यूट्यूब चैनल पर लाइव चालू कर देता है, क्योंकि ये उसका शौक था कि किसी के साथ चैलेंज करके फाइट करने का वीडियो बनाना। अब यंग और सोल्हू के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सोल्हू यहाँ बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था, लेकिन उस दिन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के कारण उसके पांव में जो चोट लगी थी वह अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसे मूव करने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर यंग फिर से उसके पांव पर हमला करता है और साथ ही उसके सिर पर भी वार करता है, जिससे सोल्हू वहीं गिर जाता है। उसके पास अब लड़ने की कोई ताकत बची नहीं थी। इसके बाद यंग वहां सोल्हू को बहुत जोर से मारता है। इससे सोल्हू पूरी तरह बेहोश हो जाता है। तभी वहां बीमोस्यूक आता है और बीमोस्यूक उसे गालियां देते हुए लगातार मारता है। इसके बाद बीमोस्यूक के बाकी साथी भी शामिल हो जाते हैं। वे सब मिलकर सोल्हू को इतनी जोर से मारते हैं कि कुछ ही समय में सोल्हू हिलना डुलना बंद कर देता है। और ठीक उसी समय वहां बीमोस्यूक के पिताजी का लॉयर पहुंच जाता है। तब वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें एहसास होता है कि सोल्हू सांस नहीं ले रहा है। बीमोस्यूक इस पर बहुत डर जाता है और इतने समय बाद पहली बार उसे सच में महसूस होता है कि उसने सोल्हू के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तो वह तब सोल्हू के पास जाकर रो रो कर उसे उठने के लिए कहता है। वह असल में सोल्हू को सजा देना चाहता था, उसे पूरी तरह मारना नहीं चाहता था। वह खुद यहाँ सोल्हू के लिए बहुत रो रहा था, लेकिन उसके लॉयर तब उसे बचाने के लिए किसी तरह वहां से खींच कर ले जाते हैं। इसके बाद वह वहां मौजूद सभी को कहता है कि अगर पुलिस सोल्हू के बारे में पूछे तो वे कहें कि सोल्हू ट्रेनिंग करते समय अपने सिर पर चोट खा गया था। इससे मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन स्कूल में श्यून और दोस्तों की एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा थी, लेकिन श्यून नोटिस करता है कि सोल्हू परीक्षा देने नहीं आया। इससे उसे थोड़ी चिंता होती है। परीक्षा के बीच ही इंगी का फोन आता है और वह बहुत रो रही होती है। श्यून तब परीक्षा बीच में छोड़कर सीधे इंगी के पास चला जाता है। इंगी एक अस्पताल में थी। श्यून इससे समझ जाता है कि सोल्हू के साथ कुछ हो गया है। फिर श्यून वहां के एक कमरे में जाकर देखता है कि सोल्हू अब लाइफ सपोर्ट पर है और सोल्हू की पूरी जिंदगी के लिए कम हो गई है। वह अब कभी बात नहीं कर पाएगा और उसका ज्ञान भी वापस नहीं आएगा। इसे जानकर श्यून इतना दुखी हो जाता है कि वह जैसे अपने ऊपर से अपना नियंत्रण खो बैठता है। इंगी से श्यून सब कुछ जानता है कि सोल्हू के साथ असल में क्या हुआ था। वह वहां और कुछ कहे बिना सीधे यूनबिन के स्कूल चला जाता है और सभी के सामने यूनबिन को बहुत मारता है, यहाँ तक कि यूनबिन के गले में एक पेन डाल देता है। क्लास के सभी छात्र इससे बहुत डर जाते हैं और यूनबिन बार बार श्यून से माफी मांगता है और कहता है कि उस रात क्लब में वह नहीं था, सब कुछ बिमोस्यूक और उसके साथियों ने किया था। इसे साबित करने के लिए यूनबिन श्यून को उस रात का वीडियो दिखाता है, जो वीडियो यंग ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। और वीडियो में सोल्हू को इस तरह मार खाते देकर श्यून को बहुत दर्द होता है। वह तो यंग और बिमोस्यूक को मार डालने का फैसला ही कर लेता है। तो पहले वह सीधे यंग के पास चला जाता है, जहां यंग रोज जिम करने आता है। फिर श्यून उसे भी वहां मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन यंग भी बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए एक समय बाद वह भी श्यून को मारना शुरू कर देता है। श्यून का पूरा शरीर घायल हो जाता है। लेकिन इसी समय श्यून को याद आता है कि सोल्हू ने एक बार मजाक में उसे फाइट सिखाई थी और कहा था कि जब तू किसी को फाइट में हरा नहीं पाएगा तो वहां से दौड़कर भाग जा।
क्योंकि वहां खड़े रहकर तू मारे जाएगा। इन सब बातों को याद करते हुए श्यून सोल्हू की तरफ देकर कहता है, मैं कभी हार मानूंगा नहीं, और ये कहकर श्यून वहां खड़ा हो जाता है। अब वह यंग को इस तरह मारता है कि मारते मारते उसका पैर टूट जाता है और उसके पूरे शरीर पर लगातार वार करता रहता है। इससे एक समय बाद यंग हार मानकर श्यून से कहता है कि इसमें वह दोषी नहीं है, दोषी है बिमोस्यूक, क्योंकि बिमोस्यूक ने ही उसे फाइट करने के लिए पैसे दिए थे। और अंत में बिमोस्यूक ही लगातार सोल्हू के सिर पर वार करता रहा, जिसकी वजह से आज सोल्हू की यह स्थिति है। इसी बीच बिमोस्यूक का पिता आज बिमोस्यूक को स्कूल ले जा रहा था, लेकिन तभी वहां इंगी आ जाती है और वह बिमोस्यूक से पूछती है कि उसने सोल्हू के साथ ऐसा क्यों किया। बिमोस्यूक तब अपनी गाड़ी से उतरकर इंगी से कहता है, सब कुछ हुआ तुझे बचाने के लिए, तू आने से पहले हमारे बीच सब कुछ ठीक था, तेरे कारण ही आज हमारे दोस्ती का यह हाल हुआ। अब बिमोस्यूक का पिता बिमोस्यूक को लेकर सीधे स्कूल चला जाता है और वहां सोल्हू के लिए झूठा संवेदना दिखा रहा है। इतना अच्छा स्टूडेंट ट्रेनिंग करने गया और उसे ऐसी हालत में पाया, यह कभी भी हमारी इच्छा नहीं थी। वह अपनी इमेज बचाने के लिए बिमोस्यूक को निर्दोष साबित करना चाहता था। दूसरी तरफ श्यून अब अपने स्कूल आता है। वह स्कूल से हाथ में एक फायर एक्सटिंक्शन लेकर सीधे अपने क्लास में जाता है। वहां यूनिबिन के ग्रुप के जितने भी मेंबर थे, श्यून उन्हें एक एक करके जोरदार मारता है, लेकिन यह देखकर भी बिमोस्यूक वहां चुपचाप बैठा रहता है। सभी को मारने के बाद श्यून बिमोस्यूक के पास जाता है। वह बिमोस्यूक को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन श्यून उसके ऊपर कोई भी चोट नहीं करता, क्योंकि कितनी भी बात हो वह कभी उनका दोस्त रहा था। फिर भी श्यून बिमोस्यूक से कहता है, तू से मैंने माफी मांगकर अनुरोध किया था कि सोल्हू से दूर रह, फिर भी तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तूने उसका पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। बिमोस्यूक तब कहता है, श्यून तू मुझे मार दे, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों सोल्हू के साथ ऐसा कर गया, तू मुझे मार दे। लेकिन श्यून यहाँ उसके ऊपर कोई भी चोट नहीं करता। वह चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाता है, लेकिन सभी लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। कई लोग उसे रोककर पूछ रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों उसने स्कूल में ऐसा काम किया। लेकिन श्यून यहाँ मानसिक रूप से बहुत टूट चुका था, इसलिए वह गुस्से में वहां का एक गिलास तोड़ देता है और चिल्लाते हुए सभी को गाली देता है और वहां रोने लगता है। इसके बाद श्यून सीधे अस्पताल चला जाता है और सोल्हू के पास घंटों बैठा रहता है। वह बार बार सोल्हू से माफी मांगता है, क्योंकि वह सोचता था कि उसके कारण ही यह सब हुआ। देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। सोल्हू को मारने वाली जो वीडियो थी, श्यून वह वीडियो वायरल कर देता है ताकि सभी को सजा मिले। इसके कारण बिमोस्यूक के पिताजी की इमेज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह गुस्से और क्रोध में श्यून को उसके स्कूल से निकालने का इंतजाम कर देता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी स्कूल उसे ना ले। सभी घटनाओं के लिए पछताते हुए बिमोस्यूक अपनी मर्जी से देश छोड़ देता है। साथ ही इंगी भी सब कुछ के लिए खुद को दोषी मान रहा था, इसलिए वह अचानक गायब हो जाता है। श्यून उसे कहीं नहीं ढूंढ पाता, इसलिए फिलहाल श्यून सोल्हू की देखभाल कर रहा है। साथ ही सोल्हू की दादी भी थी। ये दोनों अब सोल्हू के एकमात्र साथी हैं। अब श्यून के माँ बाप ने कई स्कूलों में श्यून के दाखिले के लिए कोशिश करने के बाद एक स्कूल श्यून को लेने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि श्यून एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। आज श्यून के नए स्कूल में आने का पहला दिन था। श्यून जब वहाँ चुपचाप अपनी बेंच पर बैठा था, ठीक तभी एक लड़का उसके पास आता है। ये लड़का इस स्कूल का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, बिल्कुल यूनबिन की तरह। वह श्यून को कमजोर समझकर उसके साथ कई अजीब बातें कहता है, यहाँ तक कि वह श्यून की किताबें और कॉपी नीचे फेंक देता है। श्यून तब उसकी ओर बहुत गुस्से भरी नजरों से देखता है और वह अपनी पेन हाथ में उठा लेता है। और इसी तरह एक थ्रिलिंग एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। तो यह था वीक हीरो क्लास सीरीज का सीजन 1 की पूरी कहानी। सीजन 2 की कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक्शन, इमोशन और ट्विस्ट सब कुछ है। तो अगर आप सीजन 2 की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।